के रूप में श्री रामनारायण मंडल, विशिष्ट उपस्थिति के रूप में श्री गिरिराज सिंह, डेवलपमेंट कमिश्नर श्री के.सी. साहब, प्रबंध निदेशक त्रिभुज दुग्ध संघ मुजफ्फरपुर को कि वे आए और माननीय विकास आयुक्त महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट करें। वो खोजते चले और हमारे मुख्य ठीक है क्यों नहीं कौन करा रहा है? ठीक है चेहरे पे आ रहा है। ठीक है तो आगे वाला अंधकार में प्रकाश की ओर का सफर शुरू हुए 26 वर्ष हो चुके हैं और अपने संकल्पों को दोहराने के लिए प्रज्वलित होता हुआ महसूस कर रहे हैं। माननीय मुख्य महोदय के साथ विशिष्ट अतिथि और प्राथमिक समितियों से आमंत्रित सदस्यगण, उपस्थित पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि बंधुओं हेतु उपस्थित हुए हैं। आपने हमेशा हमारे प्रयासों को सराहा है और हमें महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया है। और हमेशा हमें बहुमूल्य निर्देश प्रदान किए हैं। हम मंत्री सहकारिता विभाग को भी स्वागत करते हैं। राज्य सरकार के सहयोग एवं नेतृत्व और कॉम्फेड के सकारात्मक प्रयासों के फलस्वरूप थी, किंतु इन योजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप 62 बल्क मिल्क कूलर को स्थापित कर ग्राम स्तरीय चिलिंग क्षमता को और आगे बढ़ाया है, जो अब बढ़कर 2 लाख लीटर से भी अधिक हो गई है। सहकारी क्षेत्र से लोग प्रशिक्षण प्राप्त करने हमारे संस्थाओं में आ रहे हैं। मंडल के सदस्य, रिटेलर कर्मियों, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रांसपोर्टर्स सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हम एक टीम वर्क, पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अपने कार्यों का क्रियान्वयन करेंगे। और शिलान्यास कार्यक्रम नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा और जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये 52 लाख रुपए और करोड़ रुपए के विभिन्न कार्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया। बारे में मैं आपको बताती चलूं। योजनाओं के नाम है मिथिला दुग्ध संघ समस्तीपुर में कंप्रेशर डेयरी संयंत्र, बॉयलर पैकिंग मशीन इत्यादि की स्थापना, विक्रमशिला दुग्ध संघ भागलपुर में कंप्रेशर, IBT बॉयलर, DG सेट, डेयरी संयंत्रों इत्यादि की स्थापना। कुल आपको पता है कितने करोड़ के ये शिलान्यास आदि हुए कार्यक्रम। इसके बाद मैं अब आमंत्रित करता हूं हो रहा है, हो गया है, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। थोड़ा इधर भी कर किया गया है। इनको लाभांश को वितरित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सर्वत्र प्रार्थना करें कि वे चेक भेंट करें। एक तो डमी चेक है लाभांश के वितरण के रूप में, और उसके बाद अरे यार क्या कर रहा है? बहुत सारा चेक बस 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 इधर इधर घूम के इधर तक ठीक है। और प्रोत्साहन राशि 5,42,955 इधर मुड़े घुमाइए। इसके बाद शाहबाद दुग्ध संघ आरा वो शाहबाद दुग्ध संघ आरा और प्रोत्साहन राशि के रूप में 18,07,000
दुग्ध सहयोग संघ के अध्यक्ष, डायरेक्टर, निदेशक मंडल के सारे सदस्यगण, उपस्थित सहकारिता परिवार के लोगों, मित्रों, बिहार में दुग्ध सहयोग समिति कॉमफेड केवल सहकारिता आंदोलन का प्रतीक नहीं है, बल्कि बिहार के विकास का प्रतीक के रूप में माना जा रहा है। और जब मैं समाचार पत्रों में पटना डेयरी से लेकर के बिहार के सभी संघों का, दुग्ध सहयोग संघों का जब उपलब्धियों की बात सामने आता है और लगता है कि सहकारिता के माध्यम से राज्य का विकास हो सकता है। अभी एक संगोष्ठी था, उस संगोष्ठी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी मंचासीन हैं और उनके विचारों को आप सुनना चाहेंगे, लेकिन मित्रों पर मुझे लगता है कि आज स्थापना दिवस पर जो 27 वर्ष पूरा कर रहा है, राज्य में जिस प्रकार दूध की नदियां बहाई जा रही, दूध के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी की गई है, उन विषयों पर थोड़ी चर्चा होना स्वाभाविक है। आपने लगातार देखा होगा बीच बीच के दिनों में दूध की कमियां होना, और लगातार इन 2, 3, 4 सालों में उसकी उत्पादन क्षमता हमने बढ़ाने का काम किया और उसके कारण दूध की कमी भी कम हुआ, शिकायतें भी कम मिल रही है। आज लगातार कॉमफेड के माध्यम से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 51 करोड़ 41 लाख जो दूध उत्पादन से जुड़ा कार्य है, उन कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। मैं विस्तार पूर्वक उस पर नहीं कुछ कहना चाहता, और इस बात के लिए भी आपको प्रसन्नता होगी, ये सवाल सिर्फ राज्य का नहीं है, राज्य ने देश और अन्य देशों में भी अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। और आपको इस बात की भी जानकारी होगा कि हॉलैंड से लेकर श्रीलंका से लेकर आज बिहार में लोग देखने और प्रशिक्षण प्राप्त करने आ जा रहे हैं, और ये जाने के वक्त ये कहते हैं कि निश्चित रूप से बिहार आज काफी आगे बढ़ा है दूध के क्षेत्रों में। जब ये बात, इस बात को जानता और जब सुनता हूं तो मुझे भी काफी प्रसन्नता होती है। और मित्रों, जिस प्रकार आज बिहार भारतवर्षों के कई कार्यों में अगुवाई करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, यह विभाग भी आगे बढ़ने का काम कर रहा है। आपने हाल के दिनों में देखा होगा, ये पशु और मत्स्य संसाधन विभाग और साथ ही साथ कॉमफेड के माध्यम से लगातार हमने वैक्सीनेशन या टीकाकरण कराने का काम किया था, और उसके कारण काफी लाभ भी मिला। पहले मैं सुना करता था, देखा करता था कि पल्स पोलियो के टीका, पल्स पोलियो के वैक्सीन पिलाए जाते, लेकिन आपको जानकर इस बात की भी प्रसन्नता होगी कि राज्य में सबसे पहला देश में मुझे लगता है कि गांव-गांव में, घर-घर में जाकर पल्स पोलियो के समान दुधारू पशुओं के वैक्सीनेशन या टीकाकरण करने का काम बड़ी संख्या में किया गया है। ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, कॉमफेड का दिलाना चाहता हूँ। जब विभाग ने, कॉमफेड ने इस बात की चिंता जताई कि आर्थिक मदद की आवश्यकता है, और राज्य सरकार ने लगातार जब जिन बातों को राज्य सरकार के सामने रखने का काम किया, आर्थिक मदद करने का काम राज्य सरकार ने करने का काम किया है, ये मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं मित्रवर। लेकिन जिस प्रकार आज हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अगर इस प्रकार और थोड़ी गति इसमें हम प्रदान करेंगे
तो मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं कि जिस प्रकार लोग कहते हैं कि राज्य में और बिहार में दूध दही की नदियां बहाई जा रही है, वह दिन भी दूर नहीं होगा। और एक बात और बताना हम चाहते हैं कि गति विकास के माध्यम से भी हम राज्य सरकार जो अनुदानित राशि प्रदान करती है और साथ ही साथ लगातार बैंकों से संपर्क रखकर मीटिंग करना और मीटिंग करके गांव में रहने वाले बेरोजगार नौजवान किसान उनको गाय भैंस जो दुधारू पशु लेना चाहते हैं उन्हें दिलाने का काम हम कर रहे हैं। मुझे लगता है इतना ही बात कहकर मुझे अपनी बात को समाप्त करना चाहते। गला भी फंस गया है। सबसे पहले आज स्थापना दिवस के इस अवसर पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, जिस तरह से अमूल का नाम पूरे देश के अंदर, अमूल यानी गुजरात और गुजरात यानी अमूल, ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। उसी प्रकार सुधा यानी बिहार और बिहार यानी सुधा। इतनी अधिक लोकप्रियता इस ब्रांड ने पूरे देश के अंदर हासिल की है। तो किसी राज्य की कोई संस्था, किसी राज्य का कोई उत्पाद वो इतनी लोकप्रियता हासिल कर ले कि वह राज्य का पर्यायवाची बन जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि पिछले 25-30 वर्षों के अंदर अगर इस राज्य की कोई एक सबसे बड़ी उपलब्धि है तो यह कॉम्फेड, ये सुधा इस राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, अभी मैं देख रहा था रिपोर्ट में कि अधिकतम 11 लाख लीटर या किलो दूध एक दिन में संग्रह किया गया। बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। लेकिन मैं बैठे लोगों को बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र का एक जिला बारामती, जो शरद पवार जी का गृह जिला है, वो एक जिला एक दिन में 11 लाख लीटर दूध संग्रह करता है। यानी हमको कितनी लंबी दूरी तय करना, इसी से कल्पना कीजिए कि हमने करीब 70% की वृद्धि दर्ज की, तब हम 11 लाख अधिकतम एक दिन पहुंचे। और महाराष्ट्र का एक जिला 11 लाख लीटर दूध संग्रह करता है। यानी राज्य में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत अधिक संभावना है। और हम इस संभावना को, इस लक्ष्य को पाने के लिए एक तो मेरा आग्रह होगा कि राज्य सरकार जो नई ब्रीडिंग पॉलिसी तैयार कर रही है कि किस जिले में किस प्रकार का ब्रीड तैयार हो, किस प्रकार का पशुधन, यानी जो सीमेन इस्तेमाल करते हैं, वीर्य इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा, तो किस इलाके में किस प्रकार का सीमेन इस्तेमाल किया जाए, इसकी भी पॉलिसी होती है कि किस जिले में किस तरह की आवश्यकता है। तो एक तो राज्य की ब्रीडिंग पॉलिसी अपने अंतिम स्वरूप में है और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द वो पॉलिसी को स्वीकृति मिल जाएगी। उसी प्रकार बिहार शरीफ में जब हम लोग की सरकार बनी थी तो हमने 120 करोड़ रुपए की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान की थी और बिहार शरीफ में 4 लाख लीटर की एक डेयरी और जिसमें 30 मैट्रिक टन पाउडर तैयार होगा और टेट्रा पैक से पैकिंग होगी। ये काम चल रहा है और मुझे आज बताया गया कि जुलाई अगस्त तक यह इकाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि और अतीश चंद्रा जी से मैं आग्रह करूंगा कि इसको देखें कि जुलाई में हर हालत में ये बिहार शरीफ की डेयरी बनकर तैयार हो जाए। तो आपको मालूम है कि ये जो दूध है, जब मैं इस विभाग का मंत्री था तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा जब मुझे बताया गया कि यहाँ से दूध प्रतिदिन टैंकर में रायबरेली जाता है और रायबरेली में दूध को पाउडर में परिवर्तित करके वहाँ से पाउडर लौट कर आता है बिहार के अंदर। मैं तो पहले सोच भी नहीं सकता था कि दूध टैंकर में यहाँ से रायबरेली जाता है और इतने वर्षों के अंदर एक हम दुग्ध पाउडर का भी प्लांट नहीं लगा पाए। लेकिन आज मुझे खुशी कि मुजफ्फरपुर में और एक दुग्ध पाउडर का भी प्लांट का आज माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से उद्घाटन हो रहा है। और ये बिहार शरीफ की डेयरी जब तैयार हो जाएगी तो 30 मैट्रिक टन का पाउडर, दुग्ध पाउडर का प्लांट वहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। हम लोग और अधिक मेहनत करना है और ऊंचा लक्ष्य लेकर चलना है और आगे आने वाले दिनों में दूध के मामले में बिहार को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मंत्री
पशुपालन श्री रामनारायण मंडल जी, सभी दुग्ध उत्पादक संघों के अध्यक्षगण, प्रबंध निदेशकगण, निदेशक मंडल के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित दुग्ध जगत की सहकारिता से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, मैं सबसे पहले कॉमफेड को और आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आज कॉमफेड ने 27 साल पूरा किया है और 27 साल के अपने कार्यकाल में इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। जब बिहार में कुछ नहीं होता था तब भी अगर हम लोग बाहर के लोगों को बतलाने के लिए अगर किसी चीज़ की चर्चा करते थे तो कॉमफेड की चर्चा करते थे कि भले ही बिहार में और कुछ नहीं हो रहा हो, लेकिन दुग्ध सहकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है और इसी का जिक्र हम लोग किया करते थे। तो आज तो अब उसने और ज़्यादा तरक्की हासिल कर ली है, इसमें आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और जब ये कहा गया कि 11 लाख लीटर दूध का संग्रह एक दिन में करने का आपने कीर्तिमान स्थापित किया है, तो मैं बधाई देता हूं। और संभावना अभी बहुत ज़्यादा है, जिसका जिक्र माननीय उप मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। अभी बहुत आगे जाना है और हम लोगों का एक मिशन है कि देश के हर रसोई घर में बिहार का कोई न कोई व्यंजन होगा। हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का कोई न कोई व्यंजन होगा। जब हम इस बात की चर्चा करते हैं तो उसमें दुग्ध उत्पादों का भी समावेश है और मुझे पूरा विश्वास है जो कॉमफेड का विकास है, इसका जिस ढंग से विस्तार हो रहा है, न सिर्फ झारखंड बल्कि कोलकाता, दिल्ली, अन्य महानगरों में भी जब कॉमफेड के द्वारा दूध की आपूर्ति की जा रही है तो मेरा पक्का विश्वास है कि हम उस दिन को जरूर प्राप्त करेंगे जिसका हम लोगों ने संकल्प लिया कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का कोई न कोई व्यंजन हो और दूध से बनी हुई चीज उस थाल में पहुंचे, यही इसका मकसद है। तो मेरा तो पूरा विश्वास है आपकी जो प्रगति है इसको देखते हुए कि अभी और विकास होगा, विकास की बहुत संभावनाएं हैं। अभी कुछ डेयरी प्लांट लगाए जा रहे हैं और ज़्यादा डेयरी प्लांट लगाने की ज़रूरत होगी। मैं तो चाहता हूं कि प्रत्येक स्थान पर सहकारी समितियों का गठन हो और हर गांव दूध संग्रहण के रूट में रहे, हर स्तर पर चिलिंग प्लांट हो, प्रोसेसिंग इकाई हो, डेयरी प्लांट हो और इससे लोगों की आमदनी बढ़ती है। आप जो सदस्यों के बीच में कई चीज़ों का वितरण भी करते हैं और लोगों तक सूचना पहुंचाते हैं, नई तकनीकी के बारे में आप जानकारी देते हैं, इससे पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी,
खासकर दुधारू पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी, उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी, ज़्यादा से ज़्यादा दूध का संग्रहण होगा। और जब कोई व्यक्ति जानवर पालेगा, दुधारू जानवर पालेगा, तो उसका एक हिस्सा अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जरूर रखेगा, और इससे हर परिवार के आहार में पौष्टिक तत्वों का समावेश होगा। तो आमदनी तो होती ही है, जो आहार है, भोजन है, उसमें पौष्टिक तत्वों का समावेश हो जाता है, लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। और हमारी पूंजी क्या है? हमारे लोग ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। बिहार की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो यहाँ के लोग हैं, और खासकर यहाँ के युवा लोग। हमारी युवा आबादी हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हम उन्हें स्वस्थ रखें, हम उन्हें शिक्षित बनाएं, हम उनको रोजगार से जोड़ें, तो फिर जो राज्य की आज आमदनी है और अभी कुछ पहल की गई है, मात्र उसी के आधार पर आज विकास का दर 11% के ऊपर चला गया। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना है, और विकास होगा तो राज्य की जो आमदनी है, राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें और वृद्धि होगी। तो विकास का दर किस चीज में हम लोगों ने हासिल किया? पिछले 4 वर्षों का औसत निकाल करके अर्थशास्त्रियों ने इस पर लिखना शुरू किया, और बहुत लोगों ने उसको काटना भी शुरू किया। तो हम काटने वालों की बात पर नहीं जाते हैं, लेकिन जिन अर्थशास्त्रियों ने लिखा, तो आखिर किस चीज की वृद्धि पर वो लिख रहे हैं? ये जो हमारे राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें आपके दूध के उत्पादन से होने वाली आमदनी शामिल है। तो अगर आपका ग्रोथ होगा, आपका विकास होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा, तो राज्य की आमदनी की वृद्धि हो। और ये जो विकास दर की गणना की जाती है, उसी के आधार पर गणना की जाती है। पिछले साल कितना रहा राज्य का पूरा सकल घरेलू उत्पाद, इस साल कितना है, और इसी के आधार पर निकलता है कि कितना विकास हुआ, विकास का दर क्या रहा। तो दूध के क्षेत्र में भी अपार संभावना है, और हम तो चाहेंगे कि इस तरह से आप साल दर साल जब अपने स्थापना दिवस के समारोह का आयोजन करें, तो बहुत तेजी से आपका विकास हुआ भी है। कोई ये मामूली विकास का दर नहीं है, अभी और संभावना है। तो उन सभी संभावनाओं के मद्देनजर और मेहनत करने की जरूरत है। हम लोग आपको इतना ही आश्वस्त कर सकते हैं कि आपको विकास करने में अगर पूंजी की जरूरत पड़ेगी, तो हम आपकी सहायता करने को तैयार हैं, राज्य की तरफ सहायता करने। डेयरी की नई इकाइयां प्रोसेसिंग की लगती हैं, तो उसमें राज्य की तरफ से बजटीय समर्थन भी आपको दिया जा रहा है। हम लोग आपको बजटीय समर्थन देने को तैयार हैं, लेकिन आप और तेजी से आगे बढ़ाइए, और नए सदस्यों को जोड़िए, लोगों को प्रोत्साहित करिए। और मुझे विश्वास है कि कॉमफेड जिस गति से तरक्की कर रहा है, और तेज गति से तरक्की करने में कामयाबी हासिल करेगा। और आप सब लोग जो नेतृत्व की भूमिका में, आपको किसी ने सहयोग नहीं दिया, जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपने अपने आप को संगठित कर लिया। सहकारिता में कितनी बड़ी ताकत है, ये दुग्ध समितियों ने साबित कर दिया। और आप तो दूसरों के लिए आदर्श हैं, रोल मॉडल हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि जिस तरह से बिहार में
दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत हैं, उसी प्रकार से अन्य सहकारी समितियां भी काम करें तो मैं समझता हूं कि विकास की रफ्तार और ज़्यादा तेज हो जाएगी। तो इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, जितने लोगों को आज लाभांश मिला है सभी संघों को धन्यवाद। जिन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा मैं उन सब लोगों को अपनी बधाई देता हूं। और ये जज्बा, ये भावना, ये काम करने का लगन, इसको आप जारी रखिएगा। न सिर्फ इससे आपकी तरक्की होगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि जैसा हमने कहा इससे राज्य की आमदनी बढ़ेगी। और जब राज्य की आमदनी बढ़ेगी तो राज्य का विकास दर बढ़ेगा। और जितनी हमारी राज्य की आमदनी बढ़ेगी उसी के आधार पर हम अपनी वार्षिक योजना का आकार तय कर पाएंगे। और वार्षिक योजना के आकार का क्या मतलब है? यानी उतना ही पैसा हम विकास के काम में लगा पाएंगे। कहाँ था बिहार जब हम लोगों की सरकार बनी थी तो मुश्किल से 3-3.5 हजार रुपया भी एक साल में विकास के मद में नहीं लग पाता था। और बीते साल 14.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इस साल का योजना का आकार हम लोगों ने रखा 20,000 करोड़ रुपया। तो किस चीज में खर्च होता है? सड़कों में, जितने भी बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में उनमें खर्च होता है। फिर सामाजिक क्षेत्र में खर्च होता है, गरीब लोग हैं उनकी सहायता में खर्च होता है, शिक्षा में खर्च होता है, स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च होता है। और आपकी तरक्की के लिए आपको अगर हम कुछ बजटीय सहायता देंगे तो उसमें खर्च होगा। तो जितनी हमारी ताकत बढ़ती जाएगी, जितना हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता जाएगा, यानी हमारे राज्य की आमदनी बढ़ती जाएगी, उसी हिसाब से हम बाजार से उधार भी ले पाते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ है ये जो योजना का आकार हम लोग तय करते हैं, तो उसमें राज्य के आंतरिक संसाधन भी हैं जो टैक्स से पैसा आता है। फिर केंद्र के द्वारा जो हिस्सा दिया जाता है योजनाओं में, प्रत्येक राज्य को एक फॉर्मूला है, उसके आधार पर वो पैसा बढ़ता है, उससे भी आता है। और एक राज्य अपनी ताकत के अनुरूप बाजार से ऋण लेता है, तनख्वाह देने के लिए नहीं, विकास की योजनाओं के लिए ऋण लेता है। जैसे अभी हम पुल बनाने जा रहे हैं, अनेक महासेतु का निर्माण करने जा रहे हैं। छपरा और आरा के बीच में महासेतु का निर्माण होगा, बख्तियारपुर के पास गंगा नदी पर महासेतु का निर्माण होगा, या कोसी नदी पर बलुआही घाट पर एक और पुल बन रहा है, विजय घाट पर एक और पुल बनेगा। तो ये जो बड़ी बड़ी परियोजना है या सड़कों की परियोजना है, इसके लिए हम ऋण लेते हैं। तो ये जो हमारी ऋण लेने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी आमदनी कितनी, और हमारी आमदनी बढ़ेगी, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इसलिए कॉम्फेड के कार्यक्रम में जब कभी लोग बुलाते हैं मैं जरूर आता हूं। सिर्फ इसलिए कि कोई आप इसलिए नहीं आते हैं कि कोई और काम नहीं है तो चलो चले आए, बल्कि हम इसलिए आते हैं कि हम बार बार आपको कहें कि आपके हाथ में कितनी बड़ी ताकत है, आपको हम उत्साहित करें। और सिर्फ उत्साहित नहीं करें, बल्कि अगर कुछ रकम की जरूरत हो प्रोत्साहित करने के लिए तो भी सरकार के खजाने से हम लोग आपको दें, ताकि आप आगे बढ़िए और मुल्क की तरक्की में योगदान करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक बार फिर से मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं आज जो वार्षिकोत्सव है इस अवसर पर, और खूब आप आगे बढ़ें, खूब प्रगति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइसक्रीम नहीं खाए। हम कृतज्ञ अगला स्मृति चिन्ह भेंट, इसके बाद हम स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं माननीय मंत्री श्री राम नारायण मंडल जी को।
इसके बाद स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं फलक चल रहा है। महाधिवक्ता श्री पी.के. शाही जी को और अगला स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं विकास आयुक्त श्री के.सी. साहा जी को। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुला रही हूँ श्री अशोक चावा जी को। कहीं दूसरे कार्यक्रम में जाना है, इसलिए ये धन्यवाद देना चाहूँगा। संघों के निदेशक परिषद के माननीय सदस्यगण, हमारे दिल उपाध्याय एवं पदाधिकारी, महिला को बिल्कुल वो नाम लिखा है लांगर खोल को बोलता है उसको ना होता है वो हमने दोस्त है घर पर सब का दामाद से बेटी दामाद अपना होता है कितना कुछ दे देंगे I invite all the speakers to the session of Dice Speech. Welcome to this international seminar on poverty in Bihar, National Dimensions and Eradication Strategies, organized by the Institute for Human Development, New Delhi, in collaboration with the Asian Development Research Institute, Patna, and President, to present the bouquet to the Honorable Chief Minister, Mr. Nitish Kumar. I now request permission. I now invite Mr. Sandeep Kumar from EDRI to please present the bouquet to Mr. Gavin Hall, Acting Resident Coordinator, United Nations and FAO Representative in India. I now invite Mr. Surikant Kumar from EDRI to please present the bouquet to Professor. Although Professor Jerry Rogers is a part of IHT and the Program Director of the seminar, as a mark of our respect to the I now invite Professor Alak Sharma, Director IHT, to please provide the opening and welcome remarks. Sri Nitish Kumar ji, Professor Y.K. Alak, Professor Abhijit Sen, Mr. Gavin Hall, Dr. Jerry Rogers, all of you in this international seminar on poverty in Bihar, pattern, dimensions and eradication strategy, being organized by. We are very grateful to Sri Nitish Kumar, the Chief Minister, for having a spare time from his very busy schedule for inaugurating the seminar. We are also grateful to Professor Inauguration. Both of them are outstanding economists of this country with international repute. I also welcome to all the participants, particularly international participants, who accepted our invitation. Also thank you to our sponsors, even the ILO and various others who have supported our efforts. The area of poverty, which divides the poverty line in India, is here. Professor Suresh Tendulkar might have read the newspaper today that making work on poverty and who had also contributed significantly to this Tendulkar Committee deliberations and you are studying part of the decision making in time position. Right now we discussed all over India and so many other experts are here. Let me start first with a step forward towards realistically estimating poverty. Although many of us feel that it is still underestimated. I would like to also congratulate the chief in the country among political leaders who constantly fought against the organized a
major seminar on revisiting the poverty issues in India, measurement, identification, and application statement. Thought-provoking address in that seminar, which had a profound impact on the deliberations. A very big achievement of that inquiries from Prime Minister's Office, Deputy Chairman Planning Commission, Rural Development Ministry, on papers, deliberations of the seminar, and the present action. Since then, of course, ISP has been it has been a major area of interest towards of ISP. But since then, he has been working for the last 40 years in various capitals. He was in Geneva. He was in AIMS Institute for some time. I think it is very widely known and appreciated across. As Professor Sharma has said, this seminar is part of a wider research program on inclusive development in Bihar. And our goals in this program are, first of all, better information and better analysis on the pattern of development in Bihar, with particular focus on trends and changing opportunities, and on patterns of inclusion and exclusion of different groups in the development process. Inclusive development, whether by the state or by other actors, and particularly their impact on employment and poverty. And thirdly, we hope to support debate and dialogue on these issues, and indeed the promotion of research capability, research capacity to take these questions further in the state. As Professor Sharma said, this program is being built on a partnership, and we hope that it will be a wide partnership with institutions in Bihar. We have already been very grateful to the support and collaboration which we have found with Vishal Gupta and his colleagues at ADRI. Now the point of departure of this Pradhan Harishankar Prasad on that project, and extensive community and household data were collected in a representative sample of villages and analysed in some depth. Concerning not only the pattern of rural development and poverty, but also gender relations, urban development, migration, conflict, the macroeconomics of development, and other issues. How wide the program develops will of course depend on funding, but we have already launched a number of more specific research projects in these different areas. Now, today's seminar comes early in the program, and in the course of the next 2 or 3 days there will be some presentations from the project, from the work which we have already done, giving preliminary. Dr. Singh, Professor Alak, Dr. Rogers, Dr. Gupta, and Professor Sharma. International guests, colleagues from the United Nations, ladies and gentlemen. It is both a pleasure and an honour to represent the UN in India at this very important seminar. In November last year, the government of Bihar and the UN system in India co-hosted the Bihar Poverty Reduction Summit. At the time, the UN resident coordinator said that the summit should be seen as the beginning of a process, not an event in itself. It's therefore very reassuring that we are meeting again in less than 6 months to start to explore the implementation of the recommendations of the Bihar Poverty Reduction Summit. And I wish to thank the UNDP for providing support to the Institute for Human Development so that the Institute could organise this seminar in association with the Asian Development Research Institute. I noticed that the program of the seminar will discuss the identification of the poor and the key dimensions of poverty in Bihar. These are critical things to improve the targeting of development strategies.
But with all due respect, the scale of the problems in Bihar is such that we must move from analysis to action very quickly. The broader challenge facing this seminar and development practitioners in general is to harvest relevant lessons from international and domestic experiences and to filter them through the complex matrix which identifies the poor and describes their poverty, so that we can identify poverty eradication strategies. This is a task which is much easier said than done. However, the organisers have gathered an impressive array of intellectual horsepower to meet the challenge. We are looking to you to accelerate the analysis so that the process envisioned by the resident coordinator can achieve escape velocity and break free of the pull generated by rounds of meetings and workshops. It is only when we achieve this escape velocity that we will be working for the poor whom we targeted in the summit of last November. On occasions such as these, there's always a temptation to spend time on statistics that map the scale of the problem. Rather than doing this, I wish to reflect on recent successes as a means of demonstrating that there is a cause for optimism and that the environment is right for the application of the strategies that this workshop will contribute to. Bihar has shown impressive economic growth in the last few years, achieving a rate of growth of 11% in 2009. Bihar government has initiated a series of governance reforms and implemented innovative programs. For example, it was the first state to have 50% reservation for women in the Panchayati Raj system, and can justifiably be proud of the highest percentage of elected women representatives across all states in India. I would like to take this opportunity to congratulate the Honourable Chief Minister on the progress Bihar has made over the last few years. The UN system is pleased to have been able to work in close association with your government. We are guided in our work by the United Nations Development Assistance Framework, which has the overarching objective of promoting social, economic and political inclusion for the most disadvantaged, especially women and girls. We work to support children's rights, their survival, development and protection. Our agencies, as you are aware, also work closely with the government to provide better health and nutrition to its people and to combat diseases such as HIV/AIDS. We work in the areas of drinking water safety and management, disaster risk management, capacity building of Panchayati Raj institutions and trafficking. In 2009, 11 of the UN agencies, the Government of Bihar and the Planning Commission pioneered a joint program on convergence with the objective to help a few selected districts to achieve the Millennium Development Goals. The idea behind this program is to absorb more resources, utilize them better through planning, implementation and monitoring of central and state schemes. We hope that this could be a model for other districts to develop. I hope that the experiences from these programs will inform your discussions, and as I've already intimated, we have high expectations that this workshop will develop strategies which, when applied, will establish a pathway out of poverty for the many people in Bihar that do not enjoy the standard of living that you and I believe that they should have. Thank you very much for your attention. I wish you well.
On the dais and friends. I think there's a sense of deja vu about this conference. About, I think it was 3 years ago, minus 2 months, that we had met in Patna for a conference on poverty. And the resounding message in that conference was that somehow we were measuring things wrong, how many poor there are, or when we wanted to pick up the poor, we're measuring, I mean, we're actually selecting the wrong indicators. And I think one of the things that Nitish Kumar in that conference very strongly pointed out was that it was, in his opinion, the BPL numbers for Bihar were at least 30 to 40 lakhs out of the, short of what it ought to have been. Well, sir, yesterday the planning commission met and it decided on accepting, and not accepting for any particular purpose, accepting in total the Tendulkar Committee recommendations on the new policy. What that implies is that Bihar's poverty ratio goes up quite substantially. Just to take that 65 lakhs BPL that is there at the moment, that will go up to something like 90. But I think it also suggests certain other things which I would like to begin my lecture on, because it leads it. What the Tendulkar estimates, and I'm sure Professor Tendulkar is here himself, on how those estimates are done. I'm not going to go very much onto that. I'm not even going to go into the details of it. But I'll just take the Bihar numbers to pick up something about what those say about Bihar. If we take the official statistics, that is the statistics that existed before the Tendulkar Committee re-estimation, Bihar's rural poverty fell by 14 percentage points from 57% to about, 56% to 42% between 93-94 and 2004-05. Bihar's urban poverty, by the current official order till yesterday's official estimates, fell by 6 percentage points from 41 to 35 within that 11-year period. Bihar's performance on rural poverty reduction by those measures was better than the all-India average. And Bihar's urban poverty reduction was just about the same as the all-India. What the Tendulkar figures show for that period is that Bihar's poverty has gone down from 62.3% to 55.7%, a decline of only 7 percentage points, not 14 percentage points as by the old method. And this is Bihar's rural poverty. And Bihar's urban poverty has gone down from 44.7 to only 43.7, hardly any decline at all. This is, of course, largely before he took office. So you need not be too happy about these numbers reflecting on your government. But I think it does show something both about the difference in the method as well as about the problems I think the Bihar economy is facing. Just to put the method in context, the difference between the new Tendulkar method and the old method of poverty calculation that we had is the following. In the old method, we had some number for the poverty line in urban and rural for each state, and we carried it forward by some
price index. How much is prices increasing in rural Bihar? How much are prices increasing in urban Bihar? And this we did separately for each state, rural and urban, and we got new poverty lines, simply adjusting for inflation and applying it to the underlying distribution coming out of the national cycle. What the Tendulkar method does is rather more complicated. What it does, first of all, is peg everything to a concept, to the same concept as what determined the urban poverty estimate in the existing official poverty line. From that, it then says that let us compare first what different different urban areas in different states relate to this all India urban poverty line, and then state by state determine how much the rurals relate to those urbans in those states. The exercise being essentially that it says that there is a standard of living to which urban poverty corresponds, and people, irrespective of where they live, rural or urban or in which state, will be judged by that same standard of living. And over time, what it does is it first calculates how much the urban poverty line has increased, and on that basis, then taking the changing baskets, it's not fixed baskets, but changing baskets, it recalculates. Now the difference is this, that if baskets change a great deal, you are always upping the basket first to compare rural Bihar with all India Bihar. So it's really an all India basket, all India urban basket, along with the rural urban Bihar basket which has been used to calculate how much urban poverty has declined in Bihar. And then urban Bihar is being compared to rural Bihar to determine how much rural poverty has declined in Bihar. Now clearly this procedure gives you less poverty reduction than simply doing inflation adjustment separately between rural Bihar and rural urban separately. And one of the reasons it happens is essentially because urban Bihar is falling behind the rest of the country, behind the rest of urban Bihar. In other words, simply looking at bundles which are hugely determined by food gives you a rosier picture than when you get into the bundle of goods and services that urban India in general is now consuming. Judged on that basis, urban Bihar does less well, relatively even compared to what the original thing was, than rest of India. And when you take that and compare rural Bihar with urban Bihar, obviously poverty reduction is more in rural Bihar than in urban Bihar where it hardly takes place. But still, the net effect is that the poverty reduction measured by the new methodology is exactly half of that measured by the old methodology. Now the reason I'm putting all this is because this rather bad news should be seen in the context of the good news which Mr. Wall mentioned, which is that since 2004-5, that is after the date on which my data ends, Bihar's growth rate has averaged over 8% per annum. And that is a rate. There is some data up to 2007-8, even on poverty numbers. And Bihar is doing much better during this period. But these numbers I will not reveal or not talk about too much because these are based on thin samples, and we certainly cannot, with these thin samples, as yet apply the Tendulkar measure, and therefore all the numbers that we have are on the old measure, and I don't want to confuse matters. But Bihar is doing better on poverty reduction in the 3 years after 2004, that is yet certainly by any of these measures in the 10 years before 2004.
Bihar is actually not only growing fast, but again, as Mr. Ball mentioned, a lot of it is really to do with two things. It is certainly better governance. Law and order is better, and the development administration is working. Money is being spent in Bihar in a way money was not being spent by the public sector for a very, very long time. Consequently, the best performance, the highest rate of growth in the Bihar economy comes from the construction sector, a sector that had languished for a very, very long time indeed. And once the fear of spending money could be removed, money got spent, and it has a lot of multiplier effects. It's too early to say whether the money spent on construction has actually created the sort of assets that money was expected to create. I agree that the roads are much better, there's a clear improvement, but I think when we look at the actual indicators on what that money should have produced in terms of infrastructure, it is too early because some of the gestation periods are rather long to actually say that that money has been spent well. But money has been spent, and any spent money has multiplied. The second area in which Bihar has done relatively well is agriculture. Agricultural growth in Bihar has averaged over 4%, almost 5%, in this last 6 years. And that is a big thing. But once you take these two and look for other sectors where growth might have been, you find that growth has not been very good in manufacturing. It has been relatively good in trade and transport, but that you would expect from any higher growth rate in any sector. It hasn't been particularly great in all the other sectors, particularly, of course, in things like farm, where Bihar's real problem still exists. So what that means is that the pattern of growth that you have is, of course, reducing poverty, is, of course, increasing the standard of living, particularly of rural people, because construction and agriculture do have very strong effects on rural poverty. But what this data, despite the high growth, tends to suggest is you're probably falling further behind in terms of where urban Bihar stands relative to urban India as a whole. And if that remains the case, then the new way of measuring poverty will not measure as much poverty reduction in the next day, in the NSS survey just going to be released next year, as it would have had we followed the old method. And I think this is something which all of us collectively must actually think, which is the simple issue of when you judge yourself against other growth patterns, we must judge ourselves not only against the old things about food and clothing and roti kapra makan, we have to actually judge ourselves against much stronger infrastructure and the ability to generate growth in several around. So, poverty numbers and estimates are a bit like, there are things that intellectuals play with, you have conferences, those are not particularly important. I believe in a recent meeting called by the Prime Minister, when this issue about poverty, the Food Security Act, all came together, you said that, look, if you're going to give me this poverty number, you go out and identify who the poor are,
I don't want to do it myself. So the identification of the poor is an exercise where you have to actually go down to the ground. You've got to decide who is the poor. You've got to basically say that you are in and you are out. And that is an exercise which, as you rightly realized, is a